हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं ओबी का प्रोसेस को कंटिन्यू। कल हमने क्या स्टार्ट किया था? ओबी में हमने परसेप्शन स्टार्ट किया था। एक बार फटाफट से मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगी सो दैट आपको रिमाइंड हो जाए कि हमने कहाँ से कैसे किया था। एक बार फटाफट से मैं आपको जस्ट बताने वाली हूँ प्रोसेस कि कैसे हमने किया था। हमने पहले पढ़ा था परसेप्शन का मीनिंग। परसेप्शन का मीनिंग क्या था कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करते हैं। दैट वाज द परसेप्शन का मीनिंग। मीनिंग के बाद हमने किया था नेचर। नेचर के बाद हमने स्टार्ट किया था परसेप्चुअल प्रोसेस। परसेप्शन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगती है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ जाता है फिर मेंटली कुछ प्रोसेस होगी तब हम रिस्पोंड करते हैं। तो वो किसी को परसेप्ट करने की प्रोसेस क्या होती है वो हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि परसेप्चुअल का इनपुट होता है कुछ, मतलब बाहर कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन होगा जिससे हमारे माइंड में स्टिमुलस जाएगा, वो हमारे माइंड का इनपुट होगा। इनपुट माइंड में जाने के बाद एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। प्रॉपर मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा था? जो स्टिमुलस हमारे माइंड में चला गया उस स्टिमुलस को हम सेलेक्ट कर रहे थे, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, फिर उसको इंटरप्रेट कर रहे थे। समझ में आ गया? क्या कर रहे थे हम? सबसे पहले स्टिमुलस को सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस कर रहे थे। ये किसका पार्ट है? देखो, पहला तो था इनपुट। इनपुट चला गया माइंड में। उसके बाद था परसेप्चुअल मैकेनिज्म। एक पूरा मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म के तीन पोर्शन थे। जब वो इनपुट हमारे माइंड में चला गया तो हम उसको सिलेक्शन कर रहे थे। सिलेक्शन करने फिर उसको हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन का मतलब क्या था? फिल्टर आउट करना। फिल्टर आउट करना। उसके बाद क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टिमुलस का। फिर हम उसको स्टिमुलस को इंटरप्रेट करेंगे। हमने छांट लिया, हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि अब इसका क्या मतलब निकलता है, सो दैट वी कैन रिस्पोंड अकॉर्डिंगली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सब चीजें छोड़ो, एक बार प्रोसेस का मैं फिर से आपको बता रही हूँ। देखो, हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस। प्रोसेस में हमने देखा था सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ इनपुट जाएगा। सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ इनपुट जाएगा जिसको हम स्टिमुलस भी बोलते हैं। इनपुट कहाँ कहाँ से हो सकता था? इनपुट हो सकता था किसी इवेंट से, किसी ऑब्जेक्ट से, एंड पर्सन से भी हो सकता था। किसी इवेंट से भी, किसी ऑब्जेक्ट से भी, एंड पर्सन से भी हो सकता था। फिर हमने देखा एक बार इनपुट हमारे माइंड में चला गया तो फिर उसका क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा? मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा। मैकेनिज्म के हमने पढ़ा था एक चार्ट। मैकेनिज्म में तीन चीजें थी। एक तो थी सिलेक्शन, दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली हमने पढ़ा था। जो इनपुट हमारे माइंड में गया है उसको फिल्टर आउट करना, उसको फिल्टर आउट करना था। सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। अब चलते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस पे। क्या चलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस पे। चलो देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस। अब देखो, अरेंजिंग द स्टिमुलस इन सम फॉर्म। ऑर्गेनाइज, एक बात बताओ, आपके छोटा सा एग्जांपल, आपके पास मान लो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? किसी सब्जेक्ट की 4 बुक्स होंगी, किसी की 2 बुक्स होंगी, किसी की 3 बुक्स होंगी। आपने सब बुक्स को मिक्सअप कर रखा है। एक बुक कहाँ है, दूसरी कहाँ है, एक पेपर 1 की बुक है, नीचे पेपर 2 की है, फिर जीएस की कोई बुक आ गई, ठीक है, फिर पॉलिटी की आ रही है, उसमें कुछ ज्योग्राफी, ऊपर नीचे है, किसी को आपने सेट नहीं किया हुआ, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। तो एक बात बताओ, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे ताकि कोई सेंस बनेगा? आप पूरा सब्जेक्ट को एक साथ उठा पाओगे? नहीं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे फॉर्म में सेट कर देना सो दैट इट इज मीनिंगफुल टू यू। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ? एक प्रॉपर फॉर्म में बना देना किसी चीज को सो दैट इट मेक सम सेंस। सो दैट इट मेक सम सेंस। तो वही हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलस का मतलब भी। जो हमने हमारे माइंड में स्टिमुलस गए और हमने उन स्टिमुलस को क्या किया? सिलेक्ट करा। जो हमारे लिए मैटर ही नहीं करते थे उनको तो हमने फिल्टर आउट कर दिया, बट जो मैटर करते थे, एक बात बताओ, चलो मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देती हूँ।
आप प्रिपेयर कर रहे हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। जीएस की बुक्स भी आपके लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है। आपके लिए क्या कहते हैं, जो आपका ऑप्शनल है, मान लो आपके लिए कॉमर्स है, आपके लिए वो भी ऑप्शनल के रेलेवेंट है। और आपके लिए एंड आपके लिए क्या है, आपके पास बीच में एक पता है क्या बुक है, आपने ना जर्नल इंग्लिश की कोई बुक मंगवाई हुई थी, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच। अब आपका गोल क्या है यूपीएससी, जब आप वो पढ़ने बैठोगे तो एक बात बताओ, जब स्टिमुलस में से ये चीज तो आपकी पहली बार चली जाएगी ना, ये ऑब्जेक्ट तो आपका पहली बार चला गया, क्योंकि ये तो अननेसेसरी इररेलेवेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये थिंक एंड ग्रो रिच तो आपके सिलेबस में काम नहीं आने वाली ना, तो आप इसको बाहर पहले निकाल दोगे। बट आप क्या करोगे, ये भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है, आपने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस कर लिया, ये भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है। और ये जो थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक थी ना, वो इररेलेवेंट थी आपके लिए। बट जो रेलेवेंट है तो क्या आप उनको उबड़ खाबड़ मिक्सअप करके रख सकते हो, नहीं, आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये जो स्टिमुलस मोर देन वन स्टिमुलस है, इनको ऑर्गेनाइज करना, जैसे बुक्स को जीएस में ज्योग्राफी की बुक्स को अलग करना, पॉलिटी की अलग करना, हिस्ट्री की अलग करना, कॉमर्स के पेपर 1 की अलग करना। तो क्या करो, आप उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बना के रखो। पहले तो फिल्टर आउट तो हमने कर दिया था, सिलेक्शन पोर्शन में ही फिल्टर आउट कर दिया इसको, थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक को। बट हम उसके बाद जो जो हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम की चीज है, जो काम की चीज बच गई, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, फिर हम उसको कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। क्या कर रहे हैं हम उसको, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल्स। देखो, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टिमुलस को सेलेक्ट किया, जैसा कि जो थिंक एंड, आप इस एग्जांपल को ना साइड पे लिख लिया करो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप एग्जांपल्स को साइड पे लिख लिया करो, सो दैट आपको इजी हो रिकॉल करने में। तो हमने सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस में क्या किया, जो इररेलेवेंट चीज थी उसको बाहर निकाल के रख दिया, बट जो रेलेवेंट है उसको फिर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट इज आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस। जो हमने स्टिमुलस बाहर से हमें इम्पैक्ट कर रही थी चीजें, इररेलेवेंट बाहर करने के बाद जो रेलेवेंट रह गई उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। अरेंजिंग द स्टिमुलस इन सम फॉर्म टू मेक सेंस, उनको ऐसे तरीके से लगा दो सो दैट इट कैन मेक सेंस। आप क्या करो, अलग अलग वो बना दो ना, अपना एरिया बना लो, ये जीएस की है, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, उसमें से ये पॉलिटी है, तो इट मेक सेंस। ये ना हो कि आपका टाइम वेस्ट ही होता रहे सबको ढूंढने में। अब देखो, ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। अब ये इसके जो प्रिंसिपल है, ये सेपरेट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आता है फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल, नाम देखो क्या है, कुछ चीज को फिगर आउट करना और किसी ग्राउंड के बेस पे, किसी बेसिस पे फिगर आउट करना। आपको याद है, आपने क्या कुछ ऐसी पिक्चर देखी है ना, ऐसे टू फेसेस बने होंगे, सॉरी, ऐसे ना टू फेसेस बने होंगे, देखो ऐसे टू फेसेस बने होते हैं, है ना। या तो आपको यहाँ पे वो फेसेस दिख रहे होंगे, या फिर ये बीच का कुछ हिस्सा दिख रहा होगा। इट डिपेंड्स कि आपको क्या दिख रहा है, आप क्या फिगर आउट कर पा रहे हो, ये उस पे बेस करता है। ये प्रिंसिपल किस पे बेसिस है, फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। अब मेरे को बात बताओ, फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइज्ड करना। स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, किस किस तरीके से, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, पीपल, वो इवेंट ऑब्जेक्ट पीपल जो हमारे लिए रेलेवेंट हैं, वो इवेंट ऑब्जेक्ट पीपल जो हमारे लिए रेलेवेंट है।
हम उनको क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइज करने का एक प्रिंसिपल क्या है, फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। क्या है, मेरे साथ रिपीट करो, फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। चलो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, दिस इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, जिसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। हेयर व्हाइल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू थिंग्स आर केप्ट इन माइंड। देखो, आपको इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करनी है क्योंकि ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना। स्टिमुलस आपके माइंड में गया, स्टिमुलस से कुछ तो रिजल्ट निकालोगे, कुछ तो इंफॉर्मेशन निकालोगे। डाटा जब आपके माइंड में जाता है, डाटा होता है रॉ फॉर्म में, बट उससे कुछ यूजफुल मीनिंगफुल निकालने को तो हम फिर इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना। तो स्टिमुलस तो काइंड ऑफ डाटा था आपके माइंड में, वो डाटा में से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक ये प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। हियर व्हाइल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होगे, टू थिंग्स आर केप्ट इन माइंड। टू थिंग्स आर केप्ट इन माइंड। फर्स्ट इज फोकस। फिगर का मतलब कोई चीज, कोई चीज आपको या ये दिखेगी या साइड के फेसेस दिखेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर फोकस। फोकस एंड बैकग्राउंड। फोकस एंड बैकग्राउंड। फोकस आपका क्या है, सेकेंड थिंग इज ऑन द बैकग्राउंड। ठीक है। फिगर रेफर्स टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फोकस, कि आपको मेन किस पे फोकस करना है। एंड ग्राउंड रेफर्स टू द जर्नल बैकग्राउंड, किस चीज को आपको मेन रखना है, किस चीज को आपको जनरली बैकग्राउंड में समझना है। देखो, हमने पढ़ा स्टार्ट किया फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड का मतलब है, फिगर का मतलब आपको फोकस कहाँ रखना है, ग्राउंड का मतलब क्या है आपका जर्नल बैकग्राउंड। होता है ना, फोकस यहाँ है, पीछे जनरली कुछ चल रहा है, फोकस कहाँ रखना है, दैट इज आइडेंटिफाइड द फिगर्ड। दैट इज आइडेंटिफाइड द फिगर्ड। डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोकसिंग द फिगर। डिसीजन किस पे ध्यान देके दिया जाता है, फोकस। डिसीजन फोकस के हिसाब से लिया जाता है इन अ कंसिडरेशन ऑफ द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को आप कंसीडर करते हो, आप करते हो ना कंसीडर। हो सकता है एक बार मैं फेल हो जाऊं, बट मेरा फोकस क्या है, मुझे कहीं अच्छे लेवल पे लाइफ में पहुंचना है। बैकग्राउंड को आप कंसीडर कर रहे हो, बट आपका मेन फोकस कहाँ है, डिसीजन आप उसके हिसाब से लेने वाले हो। बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑलरेडी। चलो देखो, उसके बाद आया है गुड परफॉर्मेंस इज टेकन एज द फोकस परफॉर्मेंस फॉर द प्रमोशन। देखो, किसी के लिए फोकस हो सकती है कोई चीज, किसी के लिए कोई चीज बैकग्राउंड हो सकती है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो आपको क्या चाहिए, एक एक बॉस है, एक बॉस है, सॉरी, एक बॉस है एंड एक एम्प्लॉई है। बॉस का लालच क्या होगा, मेरा जो एम्प्लॉय है वो मुझे अच्छी प्रोडक्टिविटी ला कर दे। मेरा जो एम्प्लॉय है मुझे अच्छी प्रोडक्टिविटी ला कर दे। और एम्प्लॉय क्या सोचेगा, मुझे अच्छे से अच्छी सैलरी मिले, बोनस मिले, यही सोचेगा ना। तो इसका मेन फोकस क्या है, प्रोडक्टिविटी। उस प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए बैकग्राउंड में ये सोचता है कि अगर बोनस दे दिया जाए तो एम्प्लॉय क्या काम कर देगा। तो बॉस का फोकस क्या हुआ, बॉस का फोकस हुआ प्रोडक्टिविटी, बट एम्प्लॉय का फोकस क्या हुआ, बोनस। क्योंकि वो बोनस लेने के लिए अच्छा प्रोडक्टिविटी लेके आएगा, क्योंकि उसको मतलब बोनस से है। वो कह रहा है मुझे सैलरी के साथ साथ बोनस भी मिल जाए, इसलिए मैं अच्छे तरीके से काम करूंगा। तो एम्प्लॉय का फोकस क्या हुआ, बोनस। एम्प्लॉय का फोकस क्या हुआ, बोनस। और प्रोडक्टिविटी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी किसके लिए फोकस हुई, बॉस के लिए। ठीक है, सेम एज उसके लिए प्रोडक्टिविटी बैकग्राउंड है, उसका मेन फोकस है मुझे बोनस चाहिए, उसके लिए उसको प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ रही है।
समझ के आप लोग, सेम चीज दो लोगों के पॉइंट से डिफरेंट हो सकती है, किसी के लिए एक फोकस है, किसी के लिए एक बैकग्राउंड है। सेम एज बॉस के लिए क्या था, प्रोडक्टिविटी फोकस थी और बोनस बैकग्राउंड था, एम्प्लॉय के लिए बोनस फोकस था एंड प्रोडक्टिविटी वाज द बैकग्राउंड। देखो, गुड परफॉर्मेंस इज टेकन एज द फोकस फॉर द प्रमोशन। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय के लिए प्रमोशन मेन है, उसके लिए उसको अच्छे से काम करना पड़ता है। एज एन एम्प्लॉय कोई पर्सन काम कर रहा है, वो ये सोचेगा मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे अच्छे से काम करना है। अदर देन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर वो क्या सोचेगा, एम्प्लॉयर सोचेगा अगर मुझे इससे अच्छा काम करवाना है तो मुझे इसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, तो वो रिलेशनशिप पे ध्यान देगा। गुड परफॉर्मेंस इज टेकन एज द फोकस फॉर द प्रमोशन देयर रिलेशन विद द सुपीरियर। देखो, जो पर्सन होगा, किसी के लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, तो किसी के लिए बैकग्राउंड हो गया रिलेशनशिप, किसी के लिए बैकग्राउंड हो गया प्रमोशन। ये एग्जांपल याद में रखना, बोनस वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कह रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के लिए तो रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए प्रमोशंस इंपॉर्टेंट है, तो दैट डिपेंड्स। कोई किसी को चीट करके भी प्रमोशन ले सकता है, तो उसके लिए उसका मेन फोकस प्रमोशन हुआ। ठीक है, ये हुआ हमारा फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। एग्जाम्पल क्या है, लाइक अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंपटीशन। देखो, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना है। अब कोई पर्सन तो कह रहा है मेरा फोकस है, अब कोई तो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा, कंपटीशन उसका बैकग्राउंड हो गया। बट किसी के लिए कंपटीशन मेन है, जिसकी वजह से उसको टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ रहा है, पड़ रहा है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस। मेरे हिसाब से आप प्रोडक्टिविटी एंड बोनस वाला एग्जांपल याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, इजी रहेगा, आपको आसानी से याद आएगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम, परसेप्चुअल ग्रुपिंग। परसेप्चुअल ग्रुपिंग क्या है, परसेप्चुअल ग्रुपिंग एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलस का पार्ट है। जब हम स्टिमुलस को ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, उसका एक मेथड है, उसका एक प्रिंसिपल है परसेप्चुअल ग्रुपिंग। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, वेरियस स्टिमुलस आर ग्रुप टुगेदर इन रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, पैटर्न बना के, जो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है उनको अलग ग्रुप कर देते हो, ग्रुपिंग करते हो ना। आप क्या करोगे, ऑप्शनल की बुक को अलग ग्रुप कर दोगे, जीएस की बुक को अलग ग्रुप कर दोगे, तो सिमिलैरिटी पैटर्न सा बना लेते हो आप एक पढ़ने में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, various stimulus are grouped together in the recognizable pattern. It is a human tendency to unite the stimulus into recognized pattern. देखो, वो कह रहा है ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आप जो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो ना, आप चीजों को ग्रुप कर देते हो, उस हिसाब से ग्रुप बना के रख देते हो। दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ द स्टिमुली हेल्प्स द इंडिविजुअल इन परसीविंग द थिंग्स। ग्रुप बनाने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप की वजह से आप चीजों को अच्छे से परसीव कर पाओगे, अब सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ग्रुपिज्म कैसे होगा, प्रोक्सिमिटी की वजह से कैसे होगा, अभी हम वो एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना समझो, चीजों को कई बार ग्रुपिज्म करना, ग्रुप में डालना जरूरी हो जाता है, so that we can understand the things in the better manner। प्रोक्सिमिटी के हिसाब से भी होगा, सिमिलैरिटी के हिसाब से भी होगा, तो जनरली आप चीजों को ग्रुप में डालना पसंद करते हो। देखो, एक बात बताओ, आपके किचन में क्या होता है, ये करते हैं ना पेरेंट्स लोग, जो बिस्किट नमकीन्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग बना के रख दिया, है ना। फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका अलग बना के रख दिया। क्यों, क्योंकि आपको इजी हो जाए, नट्स आपको यहाँ मिलेंगे, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ग्रुप करने से आप इजिली चीजों को समझ पाते हो। देखो,
ग्रुपिंग इज ऑल्सो डन बाय देम अकॉर्डिंगली पीपल ग्रुप स्टिमुलर वेरियस, वो कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप ग्रुपिज्म कर सकते हो। पहले आप ये समझो, पीछे वाली चीज आपको फिर ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो हमने क्या कहा था, ग्रुपिज्म किस किस तरीके से हो सकता है। ग्रुपिज्म हो सकता है सिमिलैरिटी के बेसिस पे। ग्रुपिज्म किस बेस पे हो सकता है, सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी हो सकता है। In this category, people put the similar visible features in one group. जो सेम फीचर्स हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। देखो हम कहते हैं, आपने देखा होगा जनरली जो लोगों की इंटेलिजेंस है ना इंडिया में, वो इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से ऑब्जर्व की जाती है। हम सोचते हैं जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है ना। हु आर नॉट गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंटेलिजेंट, हम यही समझते हैं ना। तो लोग क्या कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। पीपल गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग आर परसीव्ड एज मोर इंटेलिजेंट। जिनका इंग्लिश वालों का ग्रुप अलग होगा, है ना, जो हिंदी वाले ग्रुप होंगे, जो देसी लैंग्वेज के ग्रुप होंगे वो अलग बन जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश वाले खुद को क्या समझते हैं, बड़ा ही प्रायर समझते हैं, खुद को बड़ा अच्छा समझते हैं। उनको लगता है हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई, हिंदी वालों के साथ बात नहीं करनी, हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। तो इंग्लिश वालों का ग्रुप अलग हो गया, हिंदी वालों का ग्रुप अलग हो गया। तो जनरली हम कैसे परसीव करते हैं, ये लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये लोग तो इतने इंटेलिजेंट नहीं है। तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे, सिमिलैरिटी के बेसिस पे लोगों को हम ग्रुप में बांट देते हैं। सेम एज आप लोगों को भी बांट सकते हो, चीजों को भी बांट सकते हो, सिमिलैरिटी के बेसिस पे बांट सकते हो। सिमिलैरिटी एक फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप चीजों को ग्रुप में बांट सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज द proximity. Second prize is the proximity. Two or more people perceived together may be identified as one group. एक बात बताओ, आपकी जॉब चल रही थी, आप दो पर्सन अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, एक है सेल्स डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ए पर्सन वॉज इन द सेल डिपार्टमेंट, बी वॉज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। दोनों लंच टाइम पे इकट्ठे बैठते हैं, दोनों का अच्छा सर्कल बन गया है। तो आपको क्या लगता है, जो साथ में बैठ रहे हैं, चाहे वो बैठ के सिर्फ काम की डिस्कशन कर रहे हो, बट आपको लगेगा ये अगर साथ में हैं, ये अगर साथ में फिजिकली साथ में बैठे हैं, इट मीन्स इनका एक ग्रुप है, ऐसा हम परसीव करते हैं। तो प्रोक्सिमिटी के हिसाब से भी हम चीजों को ग्रुप में बांट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोजनेस। इट इज द टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स इन दिस स्टेज। पीपल सेड द टाइमिंग्स ओनली इवेंट्स एट दोस टाइमिंग्स आर परसीव्ड आर प्रॉफिटेबल। देखो हमें क्या लगता है, क्लोजनेस, मान लो मेरा 6 मंथ्स का प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 12 मंथ्स में 4 लाख आ जाएगा। हम ग्रुप कर देते हैं चीजों को परसीव कर लेते हैं टाइमिंग्स के हिसाब से, क्लोजनेस के हिसाब से। भाई 6 मंथ्स में 2 लाख हो गया, अगले 6 महीने में और 2 लाख हो जाएगा। हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं, कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से आगे जाके हम प्रिडिक्शन कर देते हैं। उसको भी बोलते हैं वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म को करने के लिए क्या क्या फैक्टर है, उसके बाद समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हुआ, परसेप्चुअल ग्रुपिज्म सबसे पहले हमने पढ़ा। और देखो मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ सो दैट आप उस चीज के पैटर्न को ना भूलो। देखो हमने स्टार्ट किया था परसेप्शन में हमने क्या पढ़ा, मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ लिया, फिर हम पढ़ने चले इसका नेचर, उसके बाद हमने स्टार्ट किया परसेप्शन का प्रोसेस में हमें पता था एक चीज तो इनपुट में गई है, फिर इनपुट जाने के बाद हमें चीजों को क्या करना है, एक मैकेनिज्म फॉलो करना है। मैकेनिज्म में 3 चीजें, एक था सिलेक्शन, एक था ऑर्गेनाइजेशन, एक था इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा, किसी चीज को किसी फॉर्म में सेट करना। उसके लिए हमने पढ़ा एक तो फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल, एक हमने पढ़ा
यही करा ना हमने, ऑर्गेनाइजेशन, यस। ऑर्गेनाइजेशन में हमने फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, ग्रुप वाला प्रिंसिपल, एक हम पढ़ेंगे सिंप्लिसिटी एंड क्लोजर, ये भी हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलस के लिए क्या क्या प्रिंसिपल हैं, देखो। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, सिंप्लिसिटी, चीजों को सिंप्लिसिटी के आधार पर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। एवरीवन ट्राई टू रिक्रिएट द बर्डन, everyone try to decrease the burden whenever it is overloaded। इतनी बात आपको समझ में होती है, जब हमारे माइंड पे बर्डन हो जाता है तब हम बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं। पीपल ट्राई टू फोकस द मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स। हम क्या करते हैं, एक बात बताओ, आपके पास 10 क्वेश्चन है जिसमें से 4 और 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 आपको लग रहा है इजी हैं, आप क्या करोगे भैया, जब मैं सोची जा रही हूँ मैंने 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन कर, इट्स वेरी हैक्टिक, तो मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट से 5 क्वेश्चन निपटा के खत्म कर देती हूँ, जो 5 रह गए सिरदर्दी वाले फिर करूंगी। हमने किस बेसिस पे चीजों को ऑर्गेनाइज किया, सिंप्लिसिटी के बेस पे, ताकि आपका बर्डन भी कम हो जाए। सेम एज पीपल ट्राई टू फोकस द मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स देन ट्राई टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। उनको लगता है जो मोस्ट ऑब्वियस है ना उसको कर करके साइड करो, फिर उस चीजों को सिंप्लीफाई करो। कॉम्प्लेक्सिटी इज रिप्लेस्ड बाय सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्स चीजों को किसने रिप्लेस कर दिया, सिंप्लिसिटी ने। मैटर इज सिंप्लीफाइड बाय एलिमिनेटिंग द लीस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। देखो आपको पता है 10 के 10 क्वेश्चन है, जबकि बाकी 4 बचे हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मान लो 6 सिंपल थे, लीस्ट इंपॉर्टेंट थे और सिंपल भी थे, तो आप इनको पहले फिनिश करोगे ना, वो 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको साइड करोगे फटाफट से, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट चीजों को एलिमिनेट कर दोगे। एंड कंसर्निंग अपॉन द 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इट हेल्प्स। देखो वहां हमने क्या किया था, सिलेक्शन में हमने उस स्टिमुलस को ही हटा दिया था जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकती थी, बट यहाँ इंफॉर्मेशन जनरेट होने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया, जो ऑर्गेनाइज जो इंपॉर्टेंट थी ना उसमें से भी सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को, ठीक है। जनरली ना इसको मैं आपको बताती हूँ, इसको ना ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ लेते हैं कई लोग, ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ लेते हैं, सॉरी किसमें, यस ऑर्गेनाइजिंग में ही पढ़ रहे हैं ना हम इसको, बताऊंगी मैं आगे, एक और चीज आने वाली है। समझ गए आप सिंप्लिसिटी को, कि हम क्या करते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करने लगते हैं सो दैट चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो सके, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो सकें। देखो नेक्स्ट आता है, ऑर्गेनाइज्ड करने में एक पॉइंट आता है क्लोजर, चीजों को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए आता है क्लोजर। देखो कई बार क्या होता है, चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हैं, आपको टच करना होता है, जस्ट थोड़ा बहुत उसको उसको बस ऊपर ऊपर से करना होता है उसका, है ना। एक बार आप कहते हो ना एक बस 10 मिनट दो, आता है मुझे, बस ऑर्गेनाइज करना है मुझे, तो मतलब क्या है, चीजों को क्लोजर का मतलब क्या है, वाइंडिंग अप कर देना, ऑर्गेनाइज करके वाइंडिंग अप कर देना। बट जो थोड़ा बहुत गैप था ना इंफॉर्मेशन का वो फिल कर दो, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रह गई थी वो फिल करके चीजों को क्लोज आउट कर देना, वो करके चीजों को क्लोज आउट कर देना। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस। और हमने सबसे पहले सिलेक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये मैकेनिज्म का पार्ट था, ध्यान रखना। देखो कोई चीज इनपुट में आती है, फिर प्रोसेस होती है, इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। इस प्रोसेस के पार्ट पढ़ रहे हैं अभी हम, इनपुट तो हो गया, इनपुट के बाद कुछ प्रोसेस के पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद है आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब एक बताओ, आपने सारी बुक्स को सेपरेट सेपरेट लगा लिया, अब आप इंटरप्रेट करोगे, ये छोटा दिख रहा है, ये बंडल मेरा छोटा, ये फटाफट कंप्लीट कर लोगे। जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं तो उनसे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। अब आपको पता चल गया ये बुक कितना टाइम लेगी, ये लंबी है, ये मोटी है, तो क्या होगा, ये ज्यादा टाइम लेगी, उस हिसाब से आप चीजों को इंटरप्रेट करते हो। हेयर परसीवर,
परसीवर क्या होता है? जो परसीव कर रहा है चीजों को। इंटरप्रेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज थिंकिंग, जो आपने कर लिया, जो आपने स्टडी कर ली, आपके स्टेट ऑफ माइंड, एनवायरमेंट, बिलीव्स के हिसाब से आप चीजों को इंटरप्रेट करोगे। दिस इज डन बाय मेकिंग द अजम्पशन। हो सकता है कि छोटी बुक है वो ज्यादा ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बट आप क्या सोच रहे हो, अब चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं, तो मेरी अजम्पशन ये कहती है छोटी वाली चीज जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आप अपने माइंडसेट के बेस पे चीजों को इंटरप्रेट करते हो। जैसे ही आप चीजों को इंटरप्रेट करते हो, फिर आप कुछ ना कुछ आउटपुट निकालते हो। जब आपको फाइनल कुछ मिल गया तो रिस्पोंड भी तो करोगे ना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं हम। आपने कुछ चीजों को लिया, फिर कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करके इंटरप्रेट जब हो गया तो हम आउटपुट उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे लग रहा था वो झगड़ेगा नहीं, तो दूसरे वाले को समझाने में फायदा है लड़ाई झगड़े में, ठीक है। परसेप्चुअल आउटपुट में भी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टिंग द एक्शन। जो फाइनल आपका एक्शन आता है वो चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद आप एक्शन लेते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइज में एक चीज आती है इंटरप्रेट। जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो कुछ इंटरप्रिटेशन बना लेते हो। जब इंटरप्रिटेशन बना ली तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आउटपुट दे पाओगे आप। तो परसेप्चुअल आउटपुट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्ट द एक्शन लाइक डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। आप फाइनल उसका आउटपुट निकाल रहे हो। कोई डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, कोई बिलीफ बन गया, जो स्टिमुलस आपने अपने माइंड में डाला उसको लेके आपका कुछ बिलीफ बन गया, सो दैट यू कैन बिहेव अकॉर्डिंगली। It may result into overt action. It is the judgmental process. It's all about judgmental process. कुछ लोग ये सोचेंगे ऑर्गेनाइज करने के बाद बुक्स को, भाई पहले तो मैं मोटी मोटी फिनिश करूं, एंड में मुझे एंजाइटी हो जाएगी, तो ये पतली पतली बुक्स तो मैं बाद में फिनिश कर लूंगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जजमेंटल प्रोसेस। इट रेफर्स टू द फाइनल मीनिंग गिवन टू बाय द परसीवर। फाइनल मीनिंग क्या दिया जाता है, that depends upon person to person and situation to situation। देखो हमने सेम सिचुएशन पे आए, बुक्स ऑर्गेनाइज करी, फाइनल डिसीजन था ना, एक पर्सन का डिसीजन ये था छोटी बुक्स कंप्लीट करो, बड़ी भाई बाद में करेंगे, बर्डन कम करो। किसी दूसरे पर्सन का क्या था, किसी दूसरे पर्सन का क्या था, सेम उसने भी ऑर्गेनाइज करा चीजों को, बट उसको लग रहा है बड़ी कंप्लीट करो। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर कि उसका माइंडसेट क्या कहता है और मेरा माइंडसेट क्या कहता है। It's all about the subject matter. Individual is all about the subject matter कि कैसे करना है। That varies from person to person and situation to situation। यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा परसेप्शन का प्रोसेस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जाम। प्लीज डू इट वेल, अच्छे से कीजिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा होगा ना, आई नो मैंने एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको इवन रिकॉल हो जाएगा। ये बार बार चार्ट मैंने क्यों बनवाया है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता इनपुट किसका हिस्सा है, आउटपुट किसका हिस्सा है, फिगर्ड ग्राउंड प्रिंसिपल किसके अंडर आ रहा है। तो ये चार्ट इसको बार बार एक बार अपने हाथ से बना करके देखना है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। लाइक द वीडियोस यू रियली लाइक इट, गिव मी थम्स अप, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। एंड यस, एनी पर्सन, किसी को भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इधर मेल मी और यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ओनली। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। एक चीज और, बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं फीस के रिगार्डिंग, डू नॉट वरी। फीस यहाँ पे मेरा, मैं आपको फटाफट से लगे हाथ ये भी बता देती हूँ, मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है, दिस इज नॉट काइंड ऑफ, मुझे बिग इंस्टीट्यूट्स की तरह पढ़ाने का कोई क्रेज नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक यू गाइस स्टडी लाइक जैसे हम छोटे होते पढ़ते रहे ना, मंथली फीस जाएगी तो भैया हमने पढ़ना है। अभी मैं मतलब ऐसे ही पढ़ाती हूँ, काफी टाइम से यही चल रहा है, सो दैट हर कोई अफोर्ड भी कर पाए और आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। जो बिग इंस्टीट्यूट्स की आप लोगों की फीस है अप्रोक्स 1/3 पड़ जाएगी ये उसके, है ना, 1/3 लगा लो, या फिर मतलब अप्रोक्स हाफ लगा लो अगर आप थोड़ा ड्रैग करते हो मंथली बेसिस पे, है ना, चीजों को और आप क्या कहते हो प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। सो डू नॉट वरी, हियर माय मोटिव इज नॉट फॉर द बिजनेस या फिर टू मेक मनी, हियर माय मोटिव इज टू हेल्प दो स्टूडेंट्स
who are really in need of the guidance, who are really in need of the guidance। तो बहुत कम मतलब फीस पे हम मंथली मंथली पढ़ते हैं तो अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जब हम छोटे होते पढ़ते थे ना तो हमारे माइंड में चीजें ज्यादा बैठती थी। अभी आप दे दोगे फीस, दे दोगे टीचर को, फिर क्या होगा, अरे भाई इतनी फीस दे दी, फटाफट फटाफट करो, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। नो, मजा नहीं है, धीरे धीरे चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, एंड एक्चुअल जो नीड में है वैसे चलो, ठीक है ना। सो जिनका भी डाउट है फीस के रिगार्डिंग, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फीस आपकी कोई ज्यादा नहीं होने वाली है, डाउट्स आपके फुल सोल्व होंगे, क्वेश्चन सारे आपके क्लास में ही होंगे जो भी होते हैं पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट हेयर मैं हमेशा ही ऐसे पढ़ाती हूँ क्योंकि ऑनलाइन शायद बच्चों को थोड़ा अलग लग रहा हो, क्योंकि जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ते हैं दे नो कि क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जनरली देखा जाए मिडिल क्लास तो होती है ना सारी की सारी, सिविल प्रिपेयर करने वाले जनरली मोस्ट ऑफ द लोअर या मिडिल क्लास ही तो होंगे ना, क्योंकि जिनको अपनी लाइफ सुधारनी है तो दे कांट अफोर्ड सच ह्यूज फीसेस, है ना। उनको ज्यादा बड़ी फीसेस वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी ज्यादा हैवी। तो हम इसलिए सिंपलिसिटी रखते हैं। सो माई ओनली मोटिव इज टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड द थिंग्स, नोट टू अर्न। देखो दिस इज द बाय प्रोडक्ट, है ना। इफ यू वांट टू अर्न तो आप अपना अच्छा पढ़ाइए, लिमिटेड रखिए, ठीक है, हेल्प होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड डू नॉट वेस्ट द टाइम, कीप रिवाइजिंग टिल देन, बाय बाय।